हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अपने डेटा एनालिटिक्स की यूनिट नंबर 1 को, जिसका सब्जेक्ट कोड है BCS 052। इस वीडियो के अंदर हम डेटा एनालिटिक्स की यूनिट नंबर 1 की जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ पिछले 3 साल के जो भी PYQs में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है डेटा एनालिटिक्स। सब्जेक्ट का नाम ही डेटा एनालिटिक्स है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई ये डेटा एनालिटिक्स होता क्या है। हम इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यूट्यूब और नेटफ्लिक्स आज के टाइम पे सब यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कोई भी एक्शन मूवी, ठीक है, मैं वो वॉच कर रही हूँ, मैं रेगुलरली एक्शन मूवीज़ वगैरह वॉच कर रही हूँ, तो वो क्या करेगा, मेरी जो हिस्ट्री है वहाँ जाके वो मेरा सारा रिकॉर्ड सेव होता रहेगा। देन क्या करेगा, देन वहाँ होगा क्या, जो भी मेरा डेटा सेव हो रहा है हिस्ट्री में उसको वो क्या करेगा, एनालाइज करेगा। यानी मेरे टेस्ट को एनालाइज करेगा कि मैं किस टाइप की मूवीज़, किस तरह की वीडियोस मुझे पसंद आ रही है और मैं कौन कौन सी वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे देख रही हूँ। फिर उसको एनालाइज करके वो मुझे क्या करेगा, रेकमेंड करेगा। बहुत सिंपल एग्जांपल है, आप देखते हो, आप जिस भी वीडियोस को सर्च करते हो तो वो ऑटोमेटिकली उस टाइप की वीडियोस को वो रेकमेंड करता है। तो वो क्या करता है, किस बेस पे वो रेकमेंड कर रहा है, जो आपका हिस्ट्री में जो डेटा आपका सेव हो रहा है वो उसको एनालाइज करता है। और जो एनालाइजिंग का पार्ट है उसी को हम बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं और एनालाइज करके एक पर्टिकुलर एक सही डिसीजन ले पाते हैं। आपने सुना भी होगा कि मुझे डेटा एनालिटिक्स बनना है, डेटा एनालिटिक्स बनना है। तो कभी आपने सोचा कि डेटा एनालिटिक्स का काम क्या होता है? टेकिंग एन एग्जाम्पल कि मैं एक बैंक के अंदर एज अ डेटा एनालिस्ट में काम कर रही हूँ, तो मेरा काम क्या होगा वहाँ मेरा काम ये होगा कि मंथ टू मंथ मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरे पास डेटा आ रहा है मुझे उसे एनालाइज करके चेक करना पड़ेगा कि जो मेरे नंबर ऑफ लोन्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं, या जो मेरा रिस्क है वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। एट द एंड ऑफ द मंथ में क्या बनाऊंगी, एक रिपोर्ट बनाऊंगी उस डेटा के ऊपर कि हमारा लोन इतना इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, रिस्क हमारा इतना इंक्रीज हुआ है और डिक्रीज हुआ है। और वो रिपोर्ट को मुझे किसको सबमिट करना पड़ेगा, जो मेरे सीनियर्स हैं, ताकि वो क्या ले सके, एक डिसीजन ले सके, एक बेटर डिसीजन ले सके। क्लियर है? यही काम होता है डेटा एनालिटिक्स का और यही होता है हमारा डेटा एनालिटिक्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डेटा एनालिटिक्स होता क्या है। ठीक है, आप देख लेते हैं इस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। डेटा एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, क्लीनिंग एंड स्टडिंग डेटा टू फाइंड यूजफुल इंफॉर्मेशन, पैटर्न एंड ट्रेंड्स सो दैट बेटर डिसीजन कैन बी मेड। डेटा एनालिटिक्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को क्लीन करते हैं और डेटा को स्टडी करते हैं और उसके अंदर से क्या करते हैं, यूजफुल इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करते हैं, कोई भी पैटर्न्स होते हैं उनको फाइंड आउट करते हैं ताकि हम एक बेटर डिसीजन ले पाए। जैसे मैंने आपको अभी बताया था एग्जाम्पल लेके बैंक का, ठीक है, तो वहाँ हम क्या कर रहे हैं, बैंक के डेटा को एनालाइज कर रहे हैं कि हमारे लोन इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, ताकि हम क्या कर सकें, बेटर डिसीजन ले सकें। क्लियर है? डेटा एनालिटिक्स मीन्स लुकिंग एट डेटा केयरफुली टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एंड टू मेक स्मार्ट डिसीजन। डेटा एनालिटिक्स का सिंपल मतलब क्या है, आपके पास जो डेटा आता है आप उसे केयरफुली देखते हो, केयरफुली अंडरस्टैंड करते हो और इसमें देखते हो कि भाई डेटा में चल क्या रहा है ताकि आप स्मार्ट डिसीजन ले पाओ। क्लियर है? डेटा एनालिटिक्स अगर मैं सिंपली बोलूँ तो वो क्या कर रहा है, डेटा को एनालाइज कर रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डेटा एनालिटिक्स होता क्या है। क्लियर है? अब बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका 2024-25 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या हमारा, एक्सप्लेन द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद एग्जांपल। आपको बताना था कि डेटा एनालिटिक्स की जो भी डिफरेंट कैटेगरीज होती थी उनको एक्सप्लेन करना था विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो डेटा एनालिटिक्स के अंदर 4 हमारी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहला होता है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, दूसरा होता है डायग्नोस्टिक एनालिसिस, थर्ड होता है आपका प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स और फोर्थ होता है आपका प्रिस्पेक्टिव एनालिसिस। तो आपको इन चारों कैटेगरीज को एक्सप्लेन करना था विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ये तो 7 नंबर में पूछा गया था। कभी कभी क्या होता है कि आपको डायरेक्टली पूछ लेता है कि डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स बताओ, तो वो सेक्शन है यानी 2 नंबर में पूछेगा। क्लियर है? तो इनको आपको काफ़ी अच्छे से कर लेना है। तो सबसे पहला हमारा आता है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जिसमें हम अपने पास डेटा को स्टडी करते हैं। टेकिंग एन एग्जाम्पल कि अ शॉपकीपर चेक लास्ट मंथ सेल रिपोर्ट। शॉपकीपर क्या कर रहा है, वो नेक्स्ट फैब में आ चुका है, फैब हमारा चल रहा है, टेकिंग एन एग्जाम्पल कि हमारा फैब चल रहा है, वो जनवरी की क्या करेगा, अपनी सेल्स रिपोर्ट को चेक करेगा कि मेरी जो सेल है वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। तो ये जो क्या कर रहा है वो पास्ट डेटा के ऊपर वर्क कर रहा है। तो जब पास्ट डेटा के ऊपर हम वर्क करते हैं दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स।
क्लियर है। इट समराइज पास डेटा। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, अपने पास डेटा को समराइज करते हैं टू शो व्हाट हैज़ ऑलरेडी हैपन। इसमें हम ये बताते हैं जो ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि आप किस मंथ की सेल बता रहे हो, जो मंथ निकल चुका है। जनवरी की आप सेल रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, सेल्स को चेक कर रहे हो कि भाई उस मंथ में मेरी सेल इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, तो वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। तो वो जो ऑलरेडी हो चुकी होती है, अगर हमें उसे शो करना हो या अपने पास डेटा को समराइज करना हो, तो हम कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के अंदर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें क्या होता है, आपका पास डेटा होता है, आप पास डेटा को स्टडी करके एक समरी बनाते हो कि टोटल हमारे इतनी सेल परचेज हुई, एक समरी टाइप बना लिया। देन उसके बेस पे आप एक रिपोर्ट तैयार करते हो कि मेरे जो पास्ट मंथ है उसमें ये प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हुए और ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल ही सेल नहीं हुए। आई होप आपको क्लियर होगा कि डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स हमारा होता क्या है। नेक्स्ट होता है डायग्नोस्टिक एनालिसिस। डायग्नोस्टिक एनालिसिस क्या होता है, टू फाइंड द रीज़न बिहाइंड व्हाट हैपन। फॉर एग्जांपल कि मेरी सेल जो है डिक्रीज हो गई है, तो मेरी सेल क्यों डिक्रीज हुई है, क्या रीज़न है इसके पीछे कि मेरी सेल डिक्रीज हुई है। तो वो रीज़न फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सी एनालिटिक्स का यूज़ करोगे, डायग्नोस्टिक एनालिसिस का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल सेल्स ड्रॉप लास्ट मंथ, शॉपकीपर चेक। हमारी पिछले मंथ की जो हमने रिपोर्ट निकाली उसमें हमारा क्या है, जो सेल है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई, बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गई है। तो हमने क्या चेक किया कि भाई इसका रीज़न क्या है, वॉट देयर लेस स्टॉक, क्या हमारे पास स्टॉक जो था क्या वो बहुत कम था, वॉज देयर हैवी रेन, वॉज प्राइस टू हाई, क्या रीज़न था। तो इसके पीछे के जो रीज़न को आप फाइंड आउट करते हो किसकी हेल्प से, डायग्नोस्टिक एनालिसिस की हेल्प से। आई होप आपको क्लियर होगा। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम को फाउंड करते हैं, देन कॉज को एनालाइज करते हैं कि जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम क्या थी कि हमारी सेल्स ड्रॉप हो गई, कॉज क्या है कि भाई क्यों हुई, क्या रीज़न था। देन रीज़न को आइडेंटिफाई करते हैं, पहले कॉज को फाइंड आउट किया, देन रीज़न को आइडेंटिफिकेशन किया। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स हमारी होती क्या है। मूविंग ऑन नेक्स्ट विच इज़ प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रिडिक्टिव समझते हो, प्रिडिक्ट यानी प्रिडिक्ट करना, फ्यूचर प्रिडिक्ट करना। तो उसमें भी यहाँ पे भी ये है, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आप वेदर ऐप देखते हो, तो वेदर ऐप क्या करता है, आपको कल का वेदर बता देता है बेस्ड ऑन पास्ट के जो वेदर चल रहा है उसके बेस पे वो फ्यूचर के वेदर को प्रिडिक्ट करता है कि कल बारिश हो सकती है, कल बारिश होने के इतने ज़्यादा चांसेस हैं। तो वो क्या कर रहा है, पास्ट डेटा के बेस पे फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहा है। दैट इज कॉल्ड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। क्लियर है, वही इसके अंदर लिखा हुआ है, यूजेस पास्ट डेटा टू प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स। ये क्या करता है, पास्ट डेटा का यूज करके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल बेस्ड ऑन पास्ट सेल शॉपकीपर प्रिडिक्ट नेक्स्ट मंथ सेल विल इंक्रीज इन फेस्टिवल सेल। उसने पास्ट डेटा देखा, ठीक है कोई बात नहीं मेरी सेल्स ड्रॉप हो गई, बट उसने प्रिडिक्ट किया कि नेक्स्ट मंथ फेस्टिवल सीजन आएगा तो मेरी सेल जो है वो इंक्रीज होगी। तो उसने पास्ट डेटा के बेस पे क्या किया, फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया। वही हम इसके अंदर करते हैं, हमारे पास पास्ट डेटा होता है, फिर उसके अंदर से हम कुछ पैटर्न्स को फाइंड आउट करते हैं, उन पैटर्न्स के बेस पे हम क्या करते हैं, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल इसका वेदर है। आई होप आपको क्लियर होगा कि प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स हमारा होता क्या है। ठीक है, फोर्थ आता है आपका प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होता है, ये आपको क्या करता है, बेस्ट एक्शन बताता है कि आपको सजेस्ट करता है काफ़ी सारे बेस्ट एक्शंस जो आपको लेने चाहिए। आपकी सेल डिक्रीज हो गई तो आपके पास मल्टीपल आपको सजेस्ट करेगा कि आप ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। तो दैट इज कॉल्ड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। जैसे कि आप गूगल मैप में देखते हो तो गूगल मैप में आपको बहुत सारे रूट दिखाता है, बट ये एक बेस्ट रूट भी दिखाता है जिसकी हेल्प से आप बहुत कम टाइम पे अपना जो ट्रैवल है वो कर पाओगे। ठीक है, वही होता है हमारा प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ठीक है, सजेस्ट द बेस्ट एक्शन टू टेक। आपको ये सजेस्ट तो करेगा बट उसमें आपको बेस्ट बताएगा कि आपको बेस्ट एक्शन कौन सा लेना चाहिए अपनी सेल इंक्रीज करने के लिए। प्रॉब्लम क्या थी कि हमारी सेल डिक्रीज हो गई, तो सेल को इंक्रीज करने के लिए आपको बेस्ट एक्शन कौन सा लेना चाहिए वो आपको कौन बताएगा, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। आई होप आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल आफ्टर प्रिडिक्शन ऑफ हाई सेल शॉपकीपर डिसाइड बाय एक्स्ट्रा स्टॉक। भाई क्या करा कि मुझे लग रहा है कि अगले महीने जो फेस्टिवल सीजन है वहाँ मेरी सेल इंक्रीज होगी, तो मुझे क्या कर लेना चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा स्टॉक रख लेना चाहिए। दैट इज कॉल्ड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। उसने बेस्ट एक्शन आपको बताया कि आपको बेस्ट एक्शन कौन सा परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, जैसे गूगल मैप आपको बताता है ना बेस्ट रूट की सबसे फास्टेस्ट है, तो वही ये काम करता है। क्या करता है, प्रिडिक्शन करता है, डिसीजन देता है, देन आपको एक्शन परफॉर्म करने के लिए बताता है। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव या प्रिस्क्रिप्टिव हमारे एनालिटिक्स होते क्या है। अब जस्ट मैं आपको एक समरी टाइप बता देती हूँ, टेकिंग एन एग्जाम्पल, जिससे आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। ई कॉमर्स कंपनी चेक करना चाहते हैं कि मेरी लास्ट मंथ की सेल कैसी रही।
तो लास्ट मंथ की सेल को चेक करना चाहते हैं, किसकी हेल्प से करेगी, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स की हेल्प से। देन वो फाइंड करेगी कि मेरी जो सेल है वो क्यों ड्रॉप हो गई, किसकी हेल्प से फाइंड आउट करेगी, डायग्नोस्टिक एनालिसिस की हेल्प से। देन प्रिडिक्ट करेगी कि नेक्स्ट मंथ मेरी डिमांड कैसी रहेगी, दैट इज कॉल्ड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। डिसाइड करेगी कि मुझे कितना स्टॉक ऑर्डर करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। क्लियर है, ठीक है। तो जस्ट इसमें लिखा हुआ भी है कि डेटा समरी होता है, ये डिटेक्ट करता है रीजन, ये प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर, ये प्रोवाइड करता है आपको सॉल्यूशन। ई कॉमर्स जो मैंने ई कॉमर्स कंपनी का मैंने एग्जांपल दिया, तो आप उसके थ्रू याद रखोगे तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको यही एक्सप्लेन करके आना था, और एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो मैंने आपको डायग्राम बताए हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे क्या पूछा था कि डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर डेटा, सेमी स्ट्रक्चर डेटा एंड अनस्ट्रक्चर डेटा। आपको बताना था कि स्ट्रक्चर डेटा, सेमी स्ट्रक्चर डेटा और अनस्ट्रक्चर डेटा के बीच में डिफरेंसेस। AKT 2024-25 में क्वेश्चन आया था, 7 नंबर का ही क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भैया स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है। स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं, जिसका एक फिक्स फॉर्मेट है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर डेटा। जैसे कि एक्सेल शीट है, तो एक्सेल शीट का एक फिक्स फॉर्मेट है, तो वो क्या है, हमारे स्ट्रक्चर डेटा के अंदर आता है। सेमी स्ट्रक्चर डेटा जो पार्शली ऑर्गेनाइज होता है, बट कोई वो टेबुलर फॉर्म में नहीं होता। जो सेमी स्ट्रक्चर डेटा होता है वो कभी भी टेबुलर फॉर्म में नहीं होता। उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, टैग्स और लेबल्स का यूज़ करते हैं। जैसे XML हो गया आपका, ईमेल्स हो गए, तो दैट इज कॉल्ड सेमी स्ट्रक्चर डेटा। क्लियर है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कोई फिक्स फॉर्मेट ही नहीं है, ऑडियोज, वीडियोस, ये सब क्या है हमारे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। क्लियर है। अब आपको इतना तो समझ आया ना कि स्ट्रक्चर डेटा का मतलब क्या होता है, सेमी स्ट्रक्चर डेटा का मतलब क्या होता है, अनस्ट्रक्चर डेटा का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम इनके बीच में हम डिफरेंसेस देखने वाले हैं। फीचर्स क्या है, सबसे पहले फॉर्मेट के बेस पे कि स्ट्रक्चर डेटा का जो फॉर्मेट होता है उसमें हम डेटा को किस में ऑर्गेनाइज करते हैं, रॉ एंड कॉलम में। और सेमी स्ट्रक्चर डेटा में जो हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं किससे करते हैं, टैग्स और लेबल्स में। इसमें कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, अब आपकी उसमें मर्जी होती है, ठीक है। स्टोरेज जो होता है इसमें डेटाबेस और एक्सेल का यूज़ करता है, इसमें XML और JSON का यूज़ करते हैं, इसमें इमेज और वीडियोज़ का। सर्चिंग इसमें बहुत ईजी होता है क्योंकि स्ट्रक्चर होता है, तो आपकी सर्चिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। इसमें मीडियम रहती है क्योंकि स्ट्रक्चर तो रहता है बट इसमें पार्शली ऑर्गेनाइज रहता है, तो इसमें मीडियम रहते हैं, बट इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। कोई चीज़ कहीं है, कोई चीज़ कहीं है, कोई ऑर्गेनाइज नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी इसका फिक्स फॉर्मेट है, कोई फ्लेक्सिबल नहीं है, ये पार्शली फ्लेक्सिबल है और ये फुल्ली फ्लेक्सिबल है। क्लियर है। यूज हम इसका कहाँ करते हैं, इसका हम यूज़ करते हैं SQL डेटाबेस में, इसमें NoSQL और इसमें मल्टीमीडिया स्टोरेज का हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है स्टूडेंट की मार्कशीट, हमारे एक स्ट्रक्चर है क्योंकि स्टूडेंट की मार्कशीट के एक स्ट्रक्चर फिक्स फॉर्मेट है, आप उसी में ही करोगे, ऐसा नहीं है उसे ऑडियो वीडियो में भेज दोगे, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, HTML वेब पेज, क्योंकि इसके अंदर हम टैग्स का यूज़ करते हैं, टैग्स का, लेबल्स का यूज़ करते हैं, नहीं करते HTML के अंदर, वही है। और जो हमारा अनस्ट्रक्चर डेटा है, ऑडियो, यूट्यूब वीडियोस, अनस्ट्रक्चर डेटा ही तो है वो। क्लियर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको यही बताना था, इनके बीच में यही डिफरेंसेस को आपको बताना था। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे क्या पूछा था, डिस्क्राइब बिग डेटा एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको बताना था बिग डेटा क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करना था। AKT 2024-25 में ये क्वेश्चन आया था। बिग डेटा एज अ नेम सजेस्ट, बिग, बड़ा, वही इसका काम है, जैसे इसका नाम है ना वैसे इसका काम है बिग डेटा। तो बिग डेटा क्या होता है, जिसमें एक्सट्रीम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमारे पास होता है, जो कि हमारे ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स, ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर हमारे उसको प्रोसेस नहीं कर पाते, स्टोर नहीं कर पाते, एनालाइज नहीं कर पाते, दैट इज कॉल्ड बिग डेटा। बेस्ट एग्जाम्पल आपका फेसबुक या इंस्टाग्राम आप ले सकते हैं। इंस्टाग्राम ले लेते हैं चलो एग्जाम्पल, कि हर सेकेंड में इंस्टाग्राम पे कितने लाइक्स, कितने कमेंट, कितने पोस्ट अपलोड हो रही हैं। वो कैसा डेटा है, इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है। वो आप ट्रेडिशनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को दोगे तो वो तो एनालाइज के वो तो हैंडल ही नहीं कर पाएगा, फेल हो जाएगा वो, क्योंकि हर सेकंड में वहाँ कितने मिलियंस ऑफ पोस्ट अपलोड हो रही है, कितने मिलियंस ऑफ कमेंट आ रहे हैं, कोई नहीं पता, इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है। तो उस डेटा को हम क्या बोलते हैं, बिग डेटा। क्लियर है। बिग डेटा रेफर्स टू एक्सट्रीम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड। बिग डेटा क्या है, एक एक्सट्रीमली इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जिसको आप स्टोर नहीं कर सकते, प्रोसेस और एनालाइज नहीं कर सकते किसी भी ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स या सॉफ्टवेयर का यूज़ करके। इनके लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर, स्पेशल कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं जो इतने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करते हैं और उनको एनालाइज कर पाते हैं, ठीक है। डेटा सो बिग, इसमें जो डेटा रहता है बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, फास्ट दैट नॉर्मल सिस्टम कैन नॉट हैंडल इट।
कोई नॉर्मल सिस्टम नहीं हैंडल कर पाता। आप उसको नॉर्मल सिस्टम को आप सोचो कि वो 1 बिलियन उसकी पूरी कैपेसिटी है, आप उसको 1 बिलियन एक सेकेंड के अंदर दे रहे हो डेटा, तो क्या करेगा, फेल ही तो कर जाएगा। क्लियर है? तो ये होता है हमारा बिग डेटा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इनको हम 5 V's के नाम से भी जानते हैं। ये 5 V's से भी आ सकता है, या आपको डायरेक्टली पूछ सकता है कि आपको क्या बताना है, बिग डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या, आप वॉल्यूम क्या समझते हो कि अमाउंट ऑफ डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया कि मिलियंस ऑफ इंस्टाग्राम पे अपलोड हो रही है पर सेकेंड में पोस्ट, कमेंट, तो ये क्या है हमारा वॉल्यूम, कि डेटा साइज हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लार्ज है। यहाँ टीबी और पीबीज में हमारा डेटा रहता है। क्लियर है? सबसे पहला क्या हुआ, वॉल्यूम। नेक्स्ट होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ डेटा, कि आपका जो डेटा है वो कितनी स्पीड से प्रोसेस्ड हो रहा है, कितनी स्पीड से जनरेट हो रहा है। बेस्ट एग्जांपल है जब आप क्रिकेट देखते हो, तो क्रिकेट में जो लाइव क्रिकेट स्कोर रहता है वो हर सेकेंड में अपडेट होता है, तो दैट इज कॉल्ड उसकी वेलोसिटी, कि कितनी वेलोसिटी से वो जनरेट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। तो वो क्या है, उसकी वेलोसिटी, जो कि काफ़ी अच्छी रहती है, हर सेकेंड में वो अपडेट करता रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट आती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक वेराइटी। वेराइटी का मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। इसमें जो डेटा है वो डिफरेंट टाइप का रहता है। जैसे व्हाट्सएप को ही आप देख लो, मैसेज भी कर सकते हो आप, उसमें वॉइस नोट भी भेज सकते हो, फोटोज़ भी भेज सकते हो, वीडियोज़ भी भेज सकते हो, कितने सारे फीचर्स हैं, कितने सारे डेटा है। तो वही है, वेराइटी का मतलब है डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। डेटा कम इन मैनी फॉर्म्स। डेटा हमारे पास ऐसा नहीं है कि सिंगल फॉर्म में आएगा, मल्टीपल फॉर्म्स में आता है। कोई टेक्स्ट के थ्रू आता है, कोई इमेजेस के थ्रू आता है, कोई वीडियोज़ फॉर्म में आता है, कोई हमारा ऑडियो फॉर्म में आता है। क्लियर है? पहला वॉल्यूम, दूसरा वेलोसिटी, थर्ड है वेराइटी, और फोर्थ है हमारा वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब है डेटा एक्यूरेसी, कि सोशल मीडिया पे आप देखते हो फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती है, दैट इज़ कॉल्ड वेरासिटी, कि भाई आपको चेक करना चाहिए कि जो आपका डेटा है वो ट्रू है क्या फॉल्स है, इनकम्प्लीट तो नहीं है डेटा, तो डेटा की क्वालिटी को चेक करना चाहिए। नीड टू चेक डेटा क्वालिटी, दैट इज कॉल्ड वेरासिटी। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या है कि यूजफुल ऑफ डेटा है, एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डेटा। आपके पास इतना सारा डेटा, उसके अंदर से आप इन्फॉर्मेशन, यूजफुल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करो, दैट इज कॉल्ड वैल्यू। क्लियर है? तो ये हमारी 5 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं बिग डेटा की। ठीक है, अगर हम इन सिंपल समझे तो वॉल्यूम का मतलब क्या है कि लार्ज डेटा साइज, कि हमारा जो डेटा साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। वेलोसिटी का मतलब क्या है कि डेटा की स्पीड, जैसे मैंने आपको बताया लाइव क्रिकेट का जो स्कोर है वो पर सेकेंड पे क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। वेराइटी का मीनिंग क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा हम इसके अंदर यूज करते हैं। वेरासिटी का मतलब है कि डेटा रिलायबिलिटी, की डेटा आपका कितना रिलायबल है। वैल्यू का मतलब है कि यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप फाइंड आउट कर रहे हो फ्रॉम द डेटा। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको यही बताना था कि बिग डेटा क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करना था। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको एक 2023-24 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा दैट आर रेलेवेंट इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स, हाउ डू दीज कैरेक्टरिस्टिक इम्पैक्ट द एनालिटिक प्रोसेस। आपको कैरेक्टरिस्टिक तो सेम ही पूछी थी, आपको ये 5 ही बतानी थी, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी, वेरासिटी एंड वैल्यू। बट आपको इसके अंदर एक चीज़ और पूछी थी, इस पे इम्पैक्ट पूछा गया था कि क्या इम्पैक्ट होगा, हाउ डू दीज कैरेक्टरिस्टिक इम्पैक्ट द एनालिसिस प्रोसेस। एनालिसिस जो हमारा प्रोसेस होता है उस पर किस तरीके से ये इम्पैक्ट डालेंगी। तो इसको हम देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक तो हमें पता है, अब हम इनका इम्पैक्ट देख लेते हैं। क्लियर है? आपको नोट्स में प्रॉपर आंसर मिलेंगे। अभी हम कुछ चीज़ें हो सकते हैं कि आपको लग रहा हो कि इसमें हमें ये चीज़ लिखनी है, वो चीज़ें लिखनी है, तो जस्ट आप अभी वीडियोस को देखो, नोट्स आपको प्रोवाइडेड हो जाएंगे, तो आराम से आप नोट्स को पढ़ लेना। ठीक है? सबसे पहला आपका वॉल्यूम अभी हम पढ़े। वॉल्यूम का मतलब क्या है कि भाई अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारा एनालिटिक प्रोसेस पे। लार्ज डेटा नीड पावरफुल कंप्यूटर्स एंड स्पेशल टूल्स। अगर आप नॉर्मल ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स को हैंडल करने के लिए दे दो, वो नहीं कर पाएंगे। तो इस अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए हमें चाहिए पावरफुल कंप्यूटर्स, स्पेशल टूल्स जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ डील कर सके। क्लियर है? ये इम्पैक्ट होगा एनालिटिक्स प्रोसेस पे। क्या होगा? ये इम्पैक्ट पड़ेगा। वेराइटी का मतलब क्या है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेटा, वही डिफरेंट टाइप डेटा नीड डिफरेंट एनालिटिक्स टूल। इमेजेस के लिए अलग आता है, ऑडियोज के लिए अलग आता है, अगर आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा उसके लिए अलग आता है। तो अगर आपके पास इतने डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा होंगे तो आप कितने एनालिसिस प्रोसेस का यूज़ करोगे। ठीक है, ये इसका इम्पैक्ट है। वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ डेटा, तो फास्ट डेटा नीड रियल टाइम एनालिटिक्स टूल।
क्लियर है। वेरासिटी का मतलब क्या है कि भाई आपका डेटा करेक्ट है या नहीं है। तो रॉन्ग डेटा गिव रॉन्ग रिजल्ट, डेटा क्लीनिंग इज नीडेड। अगर आप चेक नहीं करोगे कि आपका जो डेटा है वो ट्रू है या फॉल्स है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका डेटा रॉन्ग हो गया है तो रिजल्ट भी रॉन्ग आएगा। रिजल्ट रॉन्ग आएगा तो आपको क्या करने की जरूरत पड़ेगी, डेटा क्लीनिंग की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है वैल्यूज। वैल्यूज का तो मतलब वही है कि यूजफुल डेटा को एक्सट्रैक्ट करना। ओनली वैल्यूएबल डेटा इज केप्ट फॉर एनालिसिस, कि एनालिसिस के अंदर आप ऐसा नहीं है कि मिलियंस ऑफ डेटा ही आप दे रहे हो, नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप पहले एक्सट्रैक्ट करो कि भाई हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, यूजफुल इन्फॉर्मेशन कितनी है, उसके अंदर जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन को आपने एक्सट्रैक्ट किया है उसको ही यूज करो आप एनालिसिस के अंदर। क्लियर है। 6 आपका आता है स्ट्रक्चर ऑफ डेटा, कि आपका डेटा किस तरीके से स्ट्रक्चर है, सेमी स्ट्रक्चर है, अनस्ट्रक्चर है या स्ट्रक्चर है। क्लियर है। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अगर आपका स्ट्रक्चर डेटा होगा तो वो बहुत इजीली आप एनालाइज कर पाओगे, बट सेमी स्ट्रक्चर होगा तो थोड़ा डिफिकल्ट होगी। बट अगर आप अनस्ट्रक्चर डेटा का यूज़ करोगे तो वहाँ आपको स्पेशल टूल चाहिए एनालिसिस के लिए, नॉर्मल टूल्स वहाँ काम नहीं करते। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये 6 कैरेक्टरिस्टिक के साथ इनके इम्पैक्ट को भी एक्सप्लेन करना था कि एनालिसिस प्रोसेस पे इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज लाइफ साइकिल ऑफ डेटा एनालिटिक्स। ये AKT 2022 से इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, एक्सप्लेन वेरियस फेजेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल। जो डेटा एनालिटिक्स की एक लाइफ साइकिल होती है उसके अंदर हमारे 6 फेजेस होते हैं, तो आपको उन 6 फेजेस को एक्सप्लेन करना था कि हर फेजेस का क्या काम है और क्या क्या फेजेस होते हैं। तो सबसे पहला हमारा डिस्कवरी होता है, देन डेटा प्रिपरेशन होता है, देन मॉडल प्लानिंग, मॉडल बिल्डिंग, कम्युनिकेशन रिजल्ट, देन ऑपरेशनलाइज। ये हमारे 6 क्या होते हैं, फेजेस होते हैं डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल के अंदर। तो सबसे पहला हमारा जो फेज होता है वो होता है डिस्कवरी फेज। डिस्कवरी फेज एज द नेम सजेस्ट, डिस्कवरी करते हैं, हम डिस्कवर करते हैं, डेटा सोर्सेज को फाइंड आउट करते हैं, डेटा कहाँ से मिलेगा वो फाइंड आउट करते हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, चेक करते हैं कि भैया हमें जो हमारी प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, अपने टीम मेंबर को डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से टीम मेंबर क्या क्या काम करेंगे, पूरी प्रॉब्लम को फ्रेम करते हैं। तो वो जो सारा काम हम कर रहे हैं ना, वो किस फेज में कर रहे हैं, डिस्कवरी फेज में। मैंने आपको क्या क्या बताया, डेटा सोर्स को फाइंड आउट करना, डेटा कहाँ से मिलेगा, डेटा को एक्सट्रैक्ट किस तरीके से करेंगे, टीम के अंदर कौन कौन से पर्सन को हम इन्वॉल्व करेंगे, उनका क्या क्या काम होगा, टेस्टिंग टीम किस तरीके से होगी, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को हम किस तरीके से फ्रेम करेंगे, ऑल अबाउट हम ये सब चीज़ें किसके अंदर करते हैं, अपने डिस्कवरी फेज के अंदर। क्लियर है। क्या लिखा हुआ है, द टीम फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। इसके अंदर सबसे पहले आपकी जो टीम होती है वो क्या करती है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करती है। डोमेन नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनको डोमेन नॉलेज होनी ही चाहिए। फ्रेमिंग द प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करके प्रॉब्लम को फ्रेम भी करना है डिस्कवरी फेज के अंदर। क्लियर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डिस्कवरी फेज हमारा क्या होता है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, डेटा प्रिपरेशन। डेटा प्रिपरेशन के अंदर आप क्या करते हो, अपने डेटा को कलेक्ट करते हो। ETL आपने पढ़ा, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, लोड, ये तीनों आप परफॉर्म करते हो। गेट द डेटा रेडी फॉर एनालिसिस, इसके अंदर आप क्या करते हो, डेटा को रेडी करते हो एनालिसिस के लिए। आपने डेटा को कलेक्ट करते हो, डेटा के अंदर डेटा को क्लीन करते हो। डेटा को क्लीन करने का मतलब क्या है कि आप चेक करते हो कोई मेरा रॉन्ग डेटा तो नहीं है, क्या ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास जो डेटा है उसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज है, तो वो सब चीज़ आप रिडंडेंट वैल्यूज़ हैं, मिसिंग वैल्यूज़ हैं, तो उनको आप क्लीन करते हो किसके अंदर, डेटा प्रिपरेशन के अंदर। देन क्या करते हो, डेटा को सेलेक्ट करते हो। डेटा क्लीनिंग आपको समझ आ गया। डेटा कंडीशनिंग क्या होता है, डेटा कंडीशनिंग का मतलब है कि आपके पास बहुत सारा डेटा है और क्या है, यूनिफॉर्म डेटा नहीं, नॉन यूनिफॉर्म डेटा। इसका मतलब क्या है कि जो लाइक 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में, 1 किलोमीटर में, 1 लीटर में, तो ये क्या है, अनयूनिफॉर्म है, अनस्ट्रक्चर यानी अनऑर्गेनाइज है। तो डेटा कंडीशनिंग में आप क्या करोगे, सबको सेम यानी यूनिफॉर्म कर दोगे। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में करना तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे। दैट इज कॉल्ड डेटा कंडीशनिंग। डेटा प्रिपरेशन आई होप आपको क्लियर होगा। अब आता है मॉडल प्लानिंग। मॉडल प्लानिंग पे आप देखते हो कि हमें इस प्रॉब्लम के लिए कौन सा मॉडल सुटेबल रहेगा, एक्सप्लोर करते हो आप कि बेस्ट मॉडल मेरा कौन सा रहेगा इस प्रॉब्लम को इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। जैसे क्लस्टरिंग हो गया, एसोसिएशन हो गया, रिग्रेशन हो गया, तो आप ये सब चीज़ें अप्लाई करते हो, चेक करते हो कि बेस्ट मॉडल या बेस्ट मेथड्स कौन सा रहेगा। ठीक है, मॉडल प्लानिंग के अंदर आप यही करते हो। डिसाइड विच मॉडल और मेथड टू यूज़, आप चेक करते हो कि कौन सा मेथड और कौन सा मॉडल आपको यूज़ करना है। अपने डेटा को एक्सप्लोर करते हो, चूज करते हो बेस्ट मॉडल। सेलेक्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स टेक्निक। क्लियर है, आप इसके अंदर वेरिएबल्स और मेथड टेक्निक को सेलेक्ट करते हो कि आपका कौन सा बेस्ट रहेगा।
आई होप आपको समझ आ गया कि मॉडल प्लानिंग फेज में आप क्या करते हो। नेक्स्ट आता है आपका मॉडल बिल्डिंग। अब आपको पता चल गया कि आपको कौन सा मेथड और कौन सा टूल यूज करना है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, आप बिल्ड करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। मॉडल को बिल्ड करना स्टार्ट करते हो, इंप्रूव करते हो डेटा, जो भी आपका मॉडल है उसको बिल्ड करते हो और रन करते हो, ठीक है। बिल्ड एंड रन द एक्चुअल मॉडल, इंप्रूव मॉडल इफ नीडेड। जब आपने मॉडल बना लिया उसके बाद आप चेक करते हो कि उसे मुझे इंप्रूव करने की तो जरूरत नहीं है। डिसाइड इफ टूल आर सफिशिएंट, जो आपने टूल यूज करने हैं इसके अंदर वो आप चेक करते हो कि वो सफिशिएंट है मुझे इस मॉडल को बिल्ड करने के लिए कि नहीं। एग्जीक्यूशन ऑफ मॉडल एंड मेथड्स, क्लियर है। मॉडल बिल्डिंग में हम क्या करते हैं, मॉडल को बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आपका फेज, नेक्स्ट फेज आपका कम्युनिकेशन रिजल्ट। कम्युनिकेशन रिजल्ट में आप क्या करते हो, स्टेक होल्डर्स को बताते हो कि ये सक्सेस हुआ है कि फेल हुआ है। स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेट करते हो, जो भी आपका एट द एंड ऑफ रिजल्ट आया वो उनके साथ शेयर करते हो, आपकी जो भी फाइंडिंग्स है उनको एक्सप्लेन करते हो, क्लियर है। सक्सेस और फेलियर आप बताते हो कि सक्सेस हुआ या फेल हुआ। एनालिसिस पूरा इसके अंदर आप बताते हो, शेयर करते हो अपना रिजल्ट स्टेक होल्डर के साथ, एक्सप्लेन करते हो अपने फाइंडिंग्स कि भाई मेरी क्या क्या फाइंडिंग्स रही इस प्रॉब्लम को, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। और आपका लास्ट फेज आता है ऑपरेशनलाइज। ऑपरेशनलाइज फेज में आप क्या करते हो, रिपोर्ट तैयार कर देते हो, डेप्लॉय कर देते हो, ठीक है। यूज द मॉडल इन रियल लाइफ, जो आपने मॉडल बनाए हैं आप उसको रियल लाइफ में यूज करने लग जाते हो। डेप्लॉय करते हो मॉडल को स्मॉल स्केल पे, फाइनल करते हो डेप्लॉयमेंट, फाइनल रिपोर्ट तैयार करते हो, ब्रीफिफाइंग कहते हैं, ब्रीफ करते हो अपने पूरे मॉडल को, क्लियर है। ये 6 फेज होते हैं आपकी किसी भी डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल के। तो एक बार फिर देख लेते हैं कि क्या फेज क्या करता है। डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी में आप क्या करोगे, डेटा सोर्स और डेटा कहाँ से मिलेगा वो फाइंड आउट किया। डेटा प्रिपरेशन के अंदर आप क्या करते हो, डेटा को प्रिपेयर करते हो, ETL यानी एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म और लोड परफॉर्म करते हो। मॉडल प्लानिंग के अंदर आप चेक करते हो कि आपको कौन सा मॉडल यूज करना है। मॉडल बिल्डिंग में आप क्या करते हो, आप मॉडल को बिल्ड करना स्टार्ट करते हो। कम्युनिकेशन रिजल्ट में आप क्या करते हो, स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करते हो, बताते हो कि आपके क्या क्या फाइंडिंग्स और क्या क्या आपका रिजल्ट आया, जो आपका आउटपुट आया वो क्या हुआ, वो रिजल्ट आपका फेल हुआ कि सक्सेस हुआ। ऑपरेशनलाइज में आप क्या करते हो, लास्ट फेज होता है जिसके अंदर आप रिपोर्ट तैयार कर देते हो और अपना जो मॉडल है उसे रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर देते हो यानी डिप्लॉय कर देते हो। आई होप आपको समझ आ गया। तो ये 6 फेजेस होते हैं आपके डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल के, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके EQ 2023-24 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, प्रोवाइड अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ फजी लॉजिक इज यूज्ड टू extract model from data. Discuss the advantages of fuzzy modeling in capturing uncertainty and handling imprecise information in comparison to traditional crisp model. आपको क्या बताना था कि फजी लॉजिक क्या होता है, फजी लॉजिक के एडवांटेजेस बतानी थी और पूरा प्रोसेस बताना था कि फजी लॉजिक के अंदर आप किस तरीके से मॉडल के अंदर से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है। सबसे पहले बात आती है फजी लॉजिक हमारा होता क्या है। फजी लॉजिक, फजीफिकेशन, डीफजीफिकेशन हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो जो ये फजी वर्ड है, फजी का मतलब होता है अनक्लियर, ठीक है, अनक्लियर। बट ये फजी लॉजिक क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं बाइनरी में, ठीक है। लाइक हम बाइनरी में हमारी 2 वैल्यूज होती है, 0 या 1। अगर हम 0 और 1 के बीच में बात करना चाहे तो हम नहीं कर सकते। लाइक मैं कहूँ कि 0.1, 0.2, तो ये कहीं लाइन नहीं करती। बट फजी लॉजिक में आप क्या करते हो, मैं आपको बताती हूँ। फजी लॉजिक एक ऐसा रीजनिंग मेथड है जहाँ आप 0 और 1 के बीच में भी बात कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ इज हॉट, ठीक है, तो आप क्या बताओगे, येस और नो, बूलियन की हेल्प से। बट अगर मैं कहूँ कि वेरी लिटिल, वेरी लेस, वेरी मच, लिटिल, तो आप नहीं बता पाओगे। तो आप फजी लॉजिक की हेल्प से बता पाओगे कि जो ये वो है आपकी टी है वो कितनी हॉट है, वो वेरी मच हॉट है, वो लिटिल हॉट है, ये वेरी लेस है, क्या है। तो दैट इज कॉल्ड फजी लॉजिक, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, जिसके अंदर हम पार्शली ट्रू और पार्शली फॉल्स की बात करते हैं। इंस्टेड की हम बिल्कुल एक्चुअल बताएं कि येस और नो, बट अगर उनके बीच की भी कोई स्टेट है तो हम उसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फजी लॉजिक, क्लियर है। तो फजी लॉजिक इज अ मेथड ऑफ रीजनिंग वेयर वैल्यूज आर नॉट ओनली ट्रू और फॉल्स। इसमें वैल्यूज ऐसा नहीं है कि ट्रू या फॉल्स रहेगी, बट कैन बी पार्शियली ट्रू और पार्शियली फॉल्स। इसमें पार्शियली ट्रू भी रह सकते हैं और पार्शियली फॉल्स भी रह सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वेरी मच, लिटिल, वेरी लेस, हम इससे फजी लॉजिक से पहले इन सब चीज़ों को हम इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात नहीं कर पा रहे थे, इन सब चीज़ों को हम रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे,
क्लियर है? इंस्टेड ऑफ येस और नो, फजी लॉजिक अलाउ अ लिटिल, मीडियम, अ लॉट। इंस्टेड कि आप बिल्कुल येस और नो बताओ तो आप इन चीज़ों पे भी बात कर पाते हो कि ये लिटिल है, मीडियम है, बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, बाय यूजिंग द फजी लॉजिक। क्लियर है? अब एक क्रिस्प लॉजिक होता है, एक फजी लॉजिक होता है। अब इसको देख लेते हैं। क्रिस्प में आप 0 या 1 पे बात करते हो, या तो हाँ या ना। बट फजी वैल्यू पे, फजी लॉजिक में आप किस पे बात कर रहे हो? 0 और 1 के बीच की वैल्यूज पे भी बात करो कि पार्शियली ट्रू है और पार्शियली फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल कि ये चाय जो ये हॉट है या नहीं है, आपको क्रिस्प लॉजिक की हेल्प से या बताओगे कि है हॉट या नहीं है। बट फजी लॉजिक की हेल्प से आप क्या बता सकते हो कि हाँ भाई थोड़ी गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है, थोड़ी स्लाइटली हॉट है, ये बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गई है, तो या थोड़ी गर्म है। ठीक है, ये चीज़ें हम फजी लॉजिक के अंदर रिप्रेजेंट कर पाते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हाउ फजी लॉजिक किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम डेटा। अब इसको मैं एक आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ कि इसका प्रॉपर एक डायग्राम होता है। सबसे पहले यहाँ होता है फजीफिकेशन। ठीक है, फजीफिकेशन। फजीफिकेशन के बाद यहाँ होता है हमारा इन्फरेंस इंजन। यहाँ होता है हमारा इन्फरेंस इंजन। यहाँ होता है हमारा डिफजिफिकेशन, डिफजिफिकेशन, और यहाँ होता है हमारा रूल बेस। ठीक है, अब फजिफिकेशन हमारा सबसे पहला तो आपको इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, डेटा को कलेक्ट करना है। भाई डेटा तो आपके पास होना ही चाहिए। डेटा क्या, कलेक्ट रियल वर्ल्ड डेटा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, डेटा को कलेक्ट करोगे। उसके बाद आता है आपका फजीफिकेशन। फजीफिकेशन क्या करता है, सिंपली मैं आपको बताऊं, क्रिस्प वैल्यू को फजी वैल्यू में कन्वर्ट करता है। यहाँ से हमारे पास कुछ इनपुट पे क्या आई, क्रिस्प वैल्यू आई। ठीक है, येस और नो कुछ ऐसी आया, इसने कन्वर्ट कर दिया उसे किसमें, फजी वैल्यू में, ये 0.9, 0.3। तो फजीफिकेशन क्या हुआ, आपने क्रिस्प वैल्यू को किस में कन्वर्ट करी है, फजी वैल्यू में। ठीक है, यहाँ हमारा आउटपुट में क्या आया, फजी वैल्यू। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, जैसे इसमें लिखा हुआ भी है कि फजी वैल्यू में हमने कन्वर्ट कर दिया। कूल है तो 0.8, हॉट है तो 0.9, हम उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं 0 और 1 के बीच में कि पार्शियली कितना है, वो एग्जैक्ट बता पा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड फजीफिकेशन। क्या है फजीफिकेशन, क्रिस्प वैल्यू को आपने फजी वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, देन आता है आपका रूल एक्सट्रैक्शन, या हम इसको बोलते हैं रूल बेस्ड। इसके अंदर आप क्या करते हो, यहाँ बहुत सारे रूल्स है। अब आपका जो फजीफिकेशन का आउटपुट आया है ये क्या है, हॉट है, स्लाइटली हॉट है, स्लाइटली कोल्ड है, एक्सट्रीम कोल्ड है, जो भी आपका आउटपुट है उसके बेस पे यहाँ बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं। अब वो चेक करेगा कि इस आउटपुट के बेस पे मुझे कौन सा रूल अप्लाई करना है। रूल बेस का काम क्या होता है कि फजीफिकेशन का जो आउटपुट है उसको चेक करना और उसके बेस पे रूल को आइडेंटिफाई करना कि मुझे कौन सा रूल लगाना चाहिए। इसने फाइंड आउट करा तो यहाँ से आपका क्या आएगा, आउटपुट रूल। इन्फरेंस इंजन क्या करेगा, एक्चुअल प्रोसेसिंग करता है, जो आपका रिजल्ट आया है और जो आपका फजीफिकेशन पे रूल अप्लाई करना, उन दोनों का काम जो होगा, उन दोनों की जो प्रोसेसिंग होगी वो किस में होगी, इन्फरेंस इंजन में। ठीक है, इन्फरेंस इंजन आउटपुट जनरेट करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा वो किस में करेगा, आउटपुट जनरेट आपकी फजी वैल्यू में। ठीक है, और डिफजिफिकेशन क्या होता है, फजी वैल्यू को आप किस में डायरेक्ट रिवर्स कर देते हो, क्रिस्प वैल्यू में। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार और देख लेते हैं। फजीफिकेशन में आपने क्या करा, जो भी आपकी क्रिस्प वैल्यू थी आपने उसे फजी वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? ठीक है, फजी वैल्यू हमारे पास यहाँ लाइक 0.9 आउटपुट आ गया। ठीक है, रूल बेस में क्या हुआ, इसने जो आउटपुट आया उस पर चेक किया कि मुझे कौन सा रूल अप्लाई करना है। उसने रूल 1, फॉर एग्जाम्पल की कोई रूल 1 है वो अप्लाई करना है। ये दोनों हमारे जो है इन्फरेंस इंजन में गए। इन्फरेंस इंजन में क्या हुआ, सारी जो प्रोसेसिंग होती है वो यही डन होती है। वो चेक करता है कि मुझे कौन सा रूल लगाना है, क्या चीज़ है, सारी प्रोसेसिंग डन हुई, फिर यहाँ से हमारा आउटपुट आया। आउटपुट जो आया वो हमारा क्या आया, फजी वैल्यू आया। आउटपुट जो आया हमारा फजी वैल्यू आया। फिर यहाँ हमारा क्या होता है, डिफजिफिकेशन। डिफजिफिकेशन क्या करता है, फजी वैल्यू को क्रिस्प वैल्यू में कन्वर्ट करता है। जो फजी है वो क्रिस्पो को फजी में करता है और ये जस्ट उल्टा करता है। ठीक है, देखो फजीफिकेशन क्या करता है, आपका क्रिस्प वैल्यू को फजी वैल्यू में कन्वर्ट करता है, और डिफजिफिकेशन क्या करता है, जस्ट इसका अपोजिट करता है। वो फजी वैल्यू को क्या करता है, क्रिस्प वैल्यू में कन्वर्ट करता है। ये पूरा प्रोसीजर होता है कि किस तरीके से फजी लॉजिक में हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मॉडल से डेटा को। ठीक है, ये मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझा दिया है और ये आप पढ़ लेना। ठीक है, इसमें प्रॉपर लिखा हुआ है, आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, और ये डायग्राम बनाकर आना है और इसको ये वाला भी डायग्राम बना के आना है। ठीक है, और ये सब चीज़ें जो मैंने आपको डायग्राम बताई आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, एडवांटेजेस की बात करें तो ये अनसर्टेनिटी को हैंडल कर पाता है, इम्प्रिसाइज डेटा पे वर्क कर पाता है और बेटर होता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका AQ 2022-23 में पूछा गया था।
तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आपको क्या बताना था कि क्रिस्प लॉजिक और फजी लॉजिक के बीच में डिफरेंसेस को बताना था कि भाई इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले बेसिक आइडिया क्या होता है क्रिस्प और फजी का, तो मैंने आपको बताया कि क्रिस्प वैल्यू का जो बेसिक आइडिया वो क्या होता है 0 या 1, येस और नो। बट इसका क्या है पार्शियली येस या पार्शियली नो, कि येस है तो कितना है 0.9 है, 1 है, 1.2 कितना 1 है, पूरा 1 है, 0.9 है, 0.5 है, कितना है। ठीक है, वैल्यू जो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं वो 0 या 1 यूज़ करेंगे बस, बट इसके अंदर 0 1 के बीच की वैल्यूज़ को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, डिसीजन टाइप की बात करें तो ये एग्जैक्ट और स्ट्रिक्ट होता है, ये फ्लेक्सिबल और स्मूथ होता है। ठीक है, फजी लॉजिक। बाउंड्रीज की बात करें तो इसमें जो बाउंड्रीज होती हैं वो शार्प बाउंड्रीज होती है, इसमें ग्रेजुअल बाउंड्रीज होती हैं। ये हैंडल अनसर्टेनिटी की बात करें तो ये अनसर्टेनिटी को हैंडल नहीं कर पाता, कौन, क्रिस्प। बट फजी क्या कर पाता है, बहुत अच्छे से अनसर्टेनिटी को हैंडल कर पाता है। आउटपुट चेंज जो होता है इसमें सडन आउटपुट चेंज होता है, इसमें ग्रेजुअली आउटपुट चेंज होता है। इनपुट टाइप देखें तो एग्जैक्ट, ओनली एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, इसमें एग्जैक्ट नंबर और आप वर्ड्स भी इनपुट में दे सकते हो। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस होता है कि इसके अंदर क्रिस्प वैल्यू और आपकी फजी लॉजिक में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। तो यहाँ हमने यूनिट 1 के सारे जो क्वेश्चन है PYQs में पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लिया है। आई होप आपको क्लियर होगा और आपको ये टॉपिक समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आपको जो हमारे नोट्स हैं वो आपको हमारी एप्लीकेशन में मिलेंगे, आपको एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जल्दी से जाइए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए क्योंकि नोट्स आपको वहीं अवेलेबल होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है किसी अगली वीडियो में।